सभी का। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जेई और नीट का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, किस टाइप से ऐड होते हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कूलम्ब्स लॉ, जो सभी न्यूमेरिकल्स होंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही पोर्शन है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोगों को स्टडी करना है, चार्ज के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसको यूनिट 1 का नेम दिया गया है। आफ्टर दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आफ्टर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर अबाउट मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे EMI और AC सर्किट। इन सभी के बारे में बात होगी, चार्ज के रिगार्डिंग बात होगी, चार्ज के बारे में हम यहाँ जानेंगे। जब चार्ज जो है, चार्ज की जो स्टेट है, चार्ज जब एट रेस्ट पे है, मीन्स जब वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी जीरो, then it will produce only electric field. If this charge is moving with a constant velocity v, constant velocity से जब मूवमेंट होगी तब उस केस में इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E से नोट किया, मैग्नेटिक फील्ड को B से। If this is accelerated, velocity not equal to constant, बट इट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन का केस है, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, EM वेव जनरेट होंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होंगी। वो है फिफ्थ रेट, इसके बाद का जो पोर्शन है। आफ्टर दैट हम ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिर उसके आफ्टर दैट एटम एंड न्यूक्लियस, जो आपने क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया होगा, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उन सभी के बारे में बाद में बात होगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और लास्ट में जो है कम्युनिकेशन चैप्टर रहेगा। तो इस टाइप से हमें कंप्लीट इसको डिवाइड किया गया। तो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI और AC सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से जो क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस हेयर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स आपने क्लास 11 में स्टडी किया है मैकेनिक्स के अंदर। स्टैटिक्स में क्या होता था बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी एट रेस्ट। डायनेमिक्स इन मोशन, काइनेमेटिक्स इन मोशन। फिर सर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये था कि डायनेमिक्स के अंदर हम किस वजह से मोशन हुई है वो रीजन लेके चलते हैं, विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर हम वो रीजन पता नहीं करते। अब याद कैसे रखेंगे, एक में तो बेटा है विद, एक में है विदाउट। ठीक है, विद और विदाउट। तो विदाउट किस में आएगा, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कैसे, O और K को उठा लो बेटा, OK बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए काइनेमेटिक्स में क्या आएगा, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ रीजन, किस रीजन से मोशन हुई इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट are known as electrostatics or simply static electricity और frictional electricity। ये सभी इसी के नेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, intrinsic property of a material body of a
material body due to which the effect of electric and magnetic field can be experienced, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम परफॉर्म करते हैं, फील करते हैं, तो वो सभी हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप कितने हैं बेटा? टाइप इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसी बॉडी पर कब आएगा? जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जहां से चले जाएंगे, ठीक है, याद रखने के लिए लिख रहा हूं। या फिर आप बोल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जहां कमी हो जाएगी बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वहां पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ। एटम अब क्या होता है एटम के बारे में? एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होता है उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसके ऊपर। इसका मीन्स ये है कि बेटा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है। ये मैं कुछ आपके कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ आए होंगे। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की जो यूनिट होगी दैट इज कूलम। चार्ज को हम कूलम में मेजर करें, कैपिटल सी यहाँ पर लिखा गया है, फिर या आप कूलम कंप्लीट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सीजेस यूनिट क्या होगी? सीजेस यूनिट जो होती है दैट इज स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम। या फिर इसको ESU ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन देम 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और एक इम्पोर्टेंट 1 फैराडे जो है ये भी एक चार्ज की यूनिट है, दैट इज 96500 कूलम। तो ये कुछ यूनिट थी बेटा जो आपको याद करनी थी। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव किया जाता है चार्ज को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, I = Q/T, Q = I × T। डायमेंशनल फॉर्मूला आई के लिए A यूज करते हैं, T के लिए T, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? M0 L0 T1 A1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या A या T को आगे पीछे लिख सकते हैं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसकी SI यूनिट, डायमेंशन, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने जाना। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कूलम्स लॉ के लिए, कि दो चार्ज बॉडी है, जब इन बिटवीन स्पेस एयर है या फिर कोई बीच में मीडियम है या कंप्लीटली मीडियम है, तब फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other. Number 2,
चार्ज जो होते हैं इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर का मीनिंग क्या है? चार्ज जो किसी भी मोशन में किसी भी स्पीड से ले जाओ चार्ज वही रहेगा जो पहले है। 2 कूलम है तो वेलोसिटी इसकी चाहे चेंज हो बेटा 2 कूलम ही रहेगा। क्लियर? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जहां पर एसोसिएटेड विद मास, मास अगर नहीं है तो वहां चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें रेस्ट मास, अगर फोटोन की बात करें तो उस केस में रेस्ट मास जो होता है 0 होता है फोटोन का, तो वहां चार्ज भी क्या होता है? 0। और वो इक्वेशन से किससे आता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन सर, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ m नॉट जो है वो रेस्ट मास है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखें शाबाश, फोटोन जो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, तो c पुट करेंगे यहाँ, तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो रेस्ट मास जो होता है फोटोन का 0 होता है। अगर मास ही नहीं है तो वहाँ चार्ज नहीं होगा, तो फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। वेरी गुड। नंबर 4, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज का नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है किसी बॉडी पर डायरेक्ट ऐड होगा। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है कोई, इसमें +3 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, तो अगर नेट चार्ज पूछा जाए इस बॉडी पर कितना है तो 3 कैंसिल हुआ बेटा, कितना हुआ? +2 कूलम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर 6, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, और जो चार्ज होता है डायरेक्ट ऐड होता है, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। नंबर 7, क्वांटाइजेशन इन नेचर। क्वांटाइजेशन इन नेचर ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज का जो क्वांटाइजेशन नेचर है, अकॉर्डिंग टू दिस नेचर द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी और सिस्टम that is equal to integral multiple of smallest unit of charge. Here smallest unit of charge is taken as electron, but now there are smallest unit of charge are quarks, but these quarks or smallest particles are unstable in nature. इसीलिए इनको अभी तक इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। क्वार्क्स जो होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज होगा 2e/3 या e/3। इस चार्ज का भी 1/3 आप सोच लो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत स्मॉल होता है। तो n क्या है? n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो वैल्यू रहेगी बेटा वो हमेशा ही +-1, +-2, +-3। ये कभी भी 1/2, 3/2 ऐसे नहीं होगी। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी 1, 2, 3 इसी प्रकार से होगी। और इलेक्ट्रॉन का लॉस यकीन क्यों होता है? क्योंकि सभी जितने भी एटम हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी किस ग्रुप में मिलती है? 18th जो ग्रुप है सबसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो उसके एलिमेंट बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हर एक इंसान भी अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, उसी टाइप से सिमिलर वे में आप समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एक छोटा सा यही मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 कूलम। तो 1 कूलम यहाँ लिखेंगे बेटा, कुछ भी पूछ ले आपसे 10 कूलम, माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन कोई लिख रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 माइक्रो कूलम चार्ज। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है सेम प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आता है, मैग्नीट्यूड में लिया जाता है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद रखना 9.11 10⁻31 kg। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको पता होना बहुत ही कंपल्सरी नेसेसरी है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू +-Ne, एयर N इज इक्वल टू Q/E। तो Q कितना है? 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो के अंदर कितने होते हैं? -6।
1 मिनट में आपको बता भी देता हूँ। 1 मिली कूलम 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6 नैनो 10⁻⁻9 पिको या फिर माइक्रो दैट इज 10⁻12 कूलम। इस टाइप से होते हैं, आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन जो हम कर रहे थे वैल्यू आप पुट करोगे -19, ऊपर जाएगी 10⁻⁻19 तो +19 होगी, तो ऊपर कितना हुआ 19 और 6 कितना हुआ 13, 1/1.6 तो एक 10 इसको दे देंगे तो 6.25 × 10⁻12 यूनिट कुछ नहीं होगी, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, जो आपको याद रखनी है। ओके, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, किस किस टाइप से किसी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्ज का ट्रांसफर देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो मेथड है उनके बारे में लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 कंडक्शन मेथड, नंबर 2 इंडक्शन मेथड, नंबर 3 बाय फ्रिक्शन, नंबर 4 फील्ड एमिशन, नंबर 5 थर्मोनिक एमिशन, नंबर 6 फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइए इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई चार्ज बॉडी है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से किसी मेटेलिक वायर से जैसे मैं कनेक्शन करवाऊंगा, यहाँ से मेटेलिक वायर यहाँ यूज की है, तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा इक्वल चार्ज दोनों बॉडीज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन करवा सकते हैं। इंडक्शन में आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फ्रिक्शन में क्या होता है, किसी भी दो न्यूट्रल बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। किससे जाते हैं, जिस बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड है वो ट्रांसफर होते हैं, जिस बॉडी के ऊपर टाइटली बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर नहीं होते। तो जहां लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर होंगे, तो वो बॉडी जिससे ट्रांसफर हुए हैं वो पॉजिटिव, जिस पर ट्रांसफर हुए हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए और बी, यहाँ पर कोई दो बॉडी है, ए दिस इज बी, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो इसके ऊपर क्या हुआ 10 पॉजिटिव, इसके ऊपर 10 नेगेटिव। इसका मास पहले से कम हो गया, मास पहले से कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन का मास था इसलिए कम हो गया। इसका मास पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड होगा, तो इसलिए क्या हो गया, मास क्या हो गया इसका ज्यादा। सर चार्ज जो कंजर्वेशन वैलिड है, क्या मास कंजर्वेशन ही वैलिड है? नहीं है बेटा। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां मास का डिफेक्ट होता है, स्मॉल मास डिसअपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट डेल्टा एम। ये हम एटम न्यूक्लियर यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन सभी के बारे में हमने बात की। एक बार फील्ड एमिशन के बारे में अगर बात करें, कोई मेटल सरफेस है, से इट इज मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सरफेस पे मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन सरफेस को छोड़कर नहीं जाते जब तक फील्ड अप्लाई ना करें। तो यहाँ क्या फील्ड अप्लाई किया है, एक साइड पॉजिटिव प्लेट स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाइड किया, एक साइड नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, ये जो बॉडी है कैसी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। थर्मोनिक एमिशन, अगर मैं इसको हीट करूं यहाँ से फील्ड ये हटाने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, तो सरफेस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, यहाँ से रेडिएशन आती है। ठीक है, रेडिएशन जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है ग्रेटर देन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आएंगे तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होकर चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इनकी वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चले ही गए तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिमेन रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कंडक्शन में क्या होगा, मेटेलिक वायर से कनेक्शन करेंगे तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा।
इंडक्शन के अंदर क्या होगा, इंडक्शन में बताऊंगा विदाउट एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट किस टाइप से अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, जब दो न्यूट्रल बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी से जिसके ऊपर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। फील्ड एमिशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्लेट अप्लाई करने की पॉजिटिव की और नेगेटिव की, तो मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। थर्मोनिक एमिशन में क्या होगा, जैसे हीट दें किसी मेटल सरफेस जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट हो जाएंगे, ओनली पॉजिटिव चार्ज वहां रिमेन रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन जैसे ही फॉल करेंगी मेटल सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस and after that the current generated by these electrons are called photoelectric current, और यहाँ जो चार्ज रहेगा that remains only positive charge। अब हम जो मेथड था फ्रिक्शन के बारे में हमने बात की, रब करेंगे। इंडक्शन मेथड के बारे में हमें बात करनी है। फ्रिक्शन में क्या करना था, दो बॉडी को आपस में रब करना था। ओके, इंडक्शन मेथड के बारे में हम डिटेल में अभी बात करते हैं। देखिए शाबाश, इंडक्शन मेथड में है क्या, कोई न्यूट्रल बॉडी है, स्टेप नंबर 1, न्यूट्रल बॉडी मींस हैविंग नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। यहाँ अगर कोई मेटल रोड लेकर आएंगे पॉजिटिव तो इससे होगा क्या, स्टेप नंबर 1, ये जो लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कुछ लाइक दैट, ठीक है। ओके, ये स्टेप नंबर 2। अब क्या किया, स्टेप नंबर 3 जो है उसके अंदर आपने क्या करता है ना, ग्राउंड कर देना है, या फिर कुछ सेकंड बॉडी से मेटेलिक वायर से कनेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ग्राउंड जैसे करेंगे तो उससे होगा क्या, देखो पॉजिटिव किसकी नीड पहले भी नहीं थी, क्योंकि पॉजिटिव को पहले धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए, तो पॉजिटिव क्या होगा, सारा यहाँ आ जाए, पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे, इसकी इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। आपको ये याद रखना है। नंबर 4 स्टेप क्या है, ये पॉजिटिव सब ग्राउंड होगा तो ग्राउंड को जो अर्थ है इसको हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पर ओनली नेगेटिव चार्ज इस टाइप से है, इसी पैटर्न में, ठीक है। क्योंकि अब तक यहाँ एक फोर्स लगा हुआ है, इनविजिबल फोर्स, जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो यहाँ लगा हुआ है, स्टेप नंबर 4। अब 5 में क्या होगा, जैसे आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो इससे होगा क्या, पूरी बॉडी के ऊपर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वे में हमने क्या किया, अनचार्ज बॉडी लेकर आए थे, चार्ज बॉडी में उसको कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिया। सेम हैपेंस फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आल्सो। ये सभी चार्जेस के बारे में बात की। अब हम बात करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आइए समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इम्पोर्टेंट भी काफी है कूलम्ब्स लॉ। ओके, स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ समझते हैं डिटेल में कि होता क्या है, किस टाइप से इफेक्ट डालता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या है, 2 चार्ज बॉडी हमने यहाँ ली, चार्ज Q1 चार्ज Q2। अब तक हमें कोई आइडिया नहीं कि दोनों पे सेम चार्ज, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज के बारे में कोई आइडिया अब तक नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगी, यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज F12, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F21। मीनिंग क्या होता है वही मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, दैट इज R। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो ये फोर्स जो होगा दैट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो वर्ड यहाँ यूज किया गया दैट इज यूज्ड फॉर बोथ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। Maybe these two charge body attract each other or repel each other, depends on the nature of charges. Okay, तो इस फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नंबर 1। नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आल्सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। By combining both these equation 1 and 2, we have F is directly proportional Q1 Q2 by R square. ओके, सेकंड इक्वेशन को आप ऐसा ही पूछते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर आप इसको बोलोगे। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से इक्वेशन हुई इस टाइप से, F यहाँ से कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाएगा, इसको डायरेक्टली फोर्स को हटाने के लिए, दैट इज K। और जो K है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक K और आएगा इसके अंदर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K।
और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी, जिसकी यूनिट निकालनी उसको एक साइड और सबको एक साइड, तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू के बारे में था। और के जो होगा मीडियम के लिए हम यूज करेंगे ये 4πε0 फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। और k की वैल्यू होगी 1/4πε। एप्सिलॉन किसके लिए होगी, मीडियम के लिए। अब ये होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट कहाँ से निकालने बताया था मैंने, जिसको निकालना उसको एक साइड। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट यहाँ हुआ। मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो एक वेक्टर यहाँ r कैप और आ जाएगा। तो इसके बारे में इतना था, ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। अब मैंने F12 निकालना चाहा कि फोर्स, F12 का मीनिंग समझे पहले। F12 कुछ टीचर F21 भी लिख देते हैं, वो अपना अपना वे होता है। F12 विद द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 1/2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, किसने अप्लाई किया, सेकंड ने। F12 कैसे लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा कूलम्स लॉ का, जो है 1/4πε0 Q1, कैपिटल से तो कैपिटल ही लिखना है आप इनको, ठीक है, जो भी चार्जेस हैं यहाँ पर, Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। इनटू में जो r कैप होगा वो याद रखना, R12 तो R21, या तो ऐसे याद रख लो, या मैं बता देता हूँ। 2 से चलकर आएगा फोर्स अप्लाई करने के लिए 1 के पास, ठीक है। तो 2 से 1 R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, ओके। 1/4πε0 Q1 Q2, R21 है तो आप इसको लिख सकते हो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है ये जो है यहाँ पर, तो इसको r की पावर 3 लिख सकते हो और यहाँ 21 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में F12 है तो F21 आप यहाँ लिख सकते हो, वो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ R21 है तो यहाँ क्या आएगा R12 वेक्टर है तो यहाँ पर 3 पावर आ जाएगी, ऐसे आपको लिखना होगा। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। नंबर 2, जितना फोर्स ये बॉडी पर चार्ज कितना है डजंट मैटर। जो F12 होता है पॉइंट चार्ज बॉडी है -21 के इक्वल होता है, मीन्स न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है, ठीक है। और ये जो फोर्स है किस जैसा लग रहा है आपको, F = K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ऐसा हम ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ते आ रहे हैं ना 11th के अंदर, F = कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सेम उसी जैसा, वहाँ G था, यहाँ कौन है, K है, वहाँ m1 m2 था, यहाँ कौन है, चार्जेस है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस क्या था उस केस में, जो कैपिटल G था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसको कहीं ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन K जो है वाटर के अंदर फोर्स अलग आएगा, एयर के अंदर अलग है, ग्लास स्लैब के अंदर अलग आएगा बिटवीन द चार्जेस, तो वो डिफरेंट होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ K के बारे में हम बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K की जो वैल्यू होते हैं हमेशा ही 1 से ज्यादा होगी, ये बात आप याद रख लेना। K की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा होगी। K विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक K अभी आता है वो अलग है बेटा, ये कैपिटल K अलग है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 1 से ज्यादा। एयर भी जो है वैसे तो मीडियम है, उसका जो वैल्यू होती है 1.003 या 1.0026 ऐसी होती है, नियरली 1 के इक्वल होती है, तो इसको 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज अगर बात करें तो फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है, स्मॉल फर्क पड़ता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है फिजिक्स के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन फ्री स्पेस क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। मीडियम के अंदर बस चेंज क्या होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाता है, इतना सा चेंज होगा। सब टर्म कांस्टेंट, सिर्फ बचा क्या, एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, K इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब हमें कुछ जो इसके केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ केसेस 1 2 3 4।
तो जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी कोई भी न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले है, अगर यहाँ पर फ्री स्पेस है, एयर है, फ्री स्पेस है बेटा, डिस्टेंस r है, चार्जेस q1 q2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, सिंपल। नंबर 2, अगर यहाँ पे कंप्लीट मीडियम है, तब कंप्लीट मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है q1 q2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई में आर स्क्वायर। लेकिन k जो है वो k क्या है, 1/4 बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नोट में अभी रिलेशन पढ़ी थी, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आपके पास आएगा k की फॉर्म में, जो आप लिखना चाहो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, डिवाइडेड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दोगे तब आपके पास वो आंसर चला आएगा। नंबर 3, ये अगर चार्जेस है, यहाँ पर सिर्फ इतने से पोर्शन के अंदर ही कोई मीडियम है और स्पेस आपके पास फ्री है, चार्जेस q1 q2 है, थिकनेस जो ये है इसकी t है। अब फोर्स क्या होगा, ये थिकनेस t है, कंप्लीट डिस्टेंस क्या है r, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, F इज इक्वल टू k q1 q2, r की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट r माइनस टी प्लस टी रूट के का स्क्वायर, वेयर के विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी विद द थिकनेस, आर विद द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये कुछ फोर्सेज के जो फॉर्मूले हैं ये रहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी? आंसर इज यस। कैसे, देखते हैं। ये कोई चार्ज बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब यहाँ भी एक फोर्स लगा हुआ है F1, एक फोर्स इस पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा हुआ है F2। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, जो पास होगा। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, पास, और रिपल्सिव फोर्स क्या है, दूर है। तो क्या करेगी बॉडी, एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर यस, अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स ए बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी में बी। कोई ए बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, वो बी बॉडी को अट्रैक्ट करे, तो बी के बारे में क्या आंसर है, आंख बंद करके नेगेटिव लिख दें? नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर वो क्या होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल चार्ज बॉडी को भी एक चार्ज बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, नंबर 3, स्टार्टिंग में क्या, चार्जेस सेम, चार्जेस 1 कूलम, डिस्टेंस 1 मीटर, फोर्स फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है। k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, k कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज 1 इंटू 1, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे मत करने लग जाना कि 1 से सर एक 1 कट गया, 1 से 1 ही होता है। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट, तो ये चार्जेस हैं Q, देख रहे हो डिस्टेंस R है। अगर डिस्टेंस R/2 कर दे तो नया जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या सिंपल Q है तो Q लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई में F डैश K Q1 Q2 बाई में R/2 का स्क्वायर। कैंसल, R स्क्वायर भी कैंसल, 1/4 है तो 1/4, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 1/4 है ऊपर जाएगा तो इसी टाइप से इसको लिखा जाए तो F बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इस फॉर्म में आ चुका है। तो नया जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दैट फोर्स। पहले जो फोर्स था उससे कितना, 4 टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस पास होगी, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, इनवर्स कर लो। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ हमें टाइम ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना, मींस टाइम पीरियड और स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये है कि चार्जेस गिवन है, रेडियस गिवन है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, यहाँ 2 फोर्स लगे हुए हैं, तो चार्जेस की वजह से, एक रोटेशन की वजह से। ठीक है,
क्वेश्चन ये है कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है रोटेशन करे, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में लेंगे तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय R। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, पढ़ा हुआ सभी ने, m r ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला भी होता है। ओमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ कौन सा करेंगे, टी पूछा गया तो टी फ्रीक्वेंसी पूछा गया था तो वो यूज करते, m इंटू आर इंटू 2 पाई बाय में टी का स्क्वायर। ओके, इक्वेट किया यहाँ से, k क्यू स्क्वायर बाय में r स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर। जिसको निकालना है एक साइड, टी स्क्वायर एक साइड किया, यहाँ से क्या आएगा, m r की पावर 3 हुई, 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में k इंटू क्यू स्क्वायर। t की वैल्यू क्या आएगी, अब ये 4 पाई स्क्वायर तो इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं, चार्ज क्यू स्क्वायर इसको क्यू लिख सकते हैं, r निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रहने दें। तो ये होगा टाइम पीरियड। ओके, क्लियर, कुछ नहीं किया, दो फोर्सेस को इक्वेट किया, सिंपल है। आफ्टर दैट क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया। ठीक है, स्पीड कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से, देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ देखें, आर से एक आर कैंसल, तो वी का फॉर्मूला क्या आ गया, आर से आर कैंसल, तो हमने यहाँ क्या किया, के क्यू स्क्वायर बाय में आर इंटू एम। तो v का फॉर्मूला क्या आ जाए, अंडर द रूट क्यू बाहर लिख सकते हो, k बाय में r इंटू एम। तो ये होगा स्पीड इस केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, पॉइंट चार्ज। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ चार्जेस है प्लस 100 माइक्रो कूलम, यहाँ चार्जेस है प्लस 200 माइक्रो कूलम। आर का हमें नहीं पता, लेकिन कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0,2 और सेकंड बॉडी के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है हमारे पास 4,4,2। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल, वी नो दैट द k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्जेस क्या है, प्लस 100 माइक्रो कूलम, माइक्रो 10 की पावर -6, 200 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप 4 माइनस 1 मीन्स 3 आई कैप होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 मीन्स 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 मीन्स 0 का स्क्वायर। तो हुआ कितना है, रूट से अगर निकालेंगे 5, आर का स्क्वायर है तो 25। ठीक है, यहाँ से सभी वैल्यू ये 10 की पावर -6 -12 हुआ। तो अब इसको कंप्लीट जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ चेक कर ही लेते हैं इसको। तो कितने पे जाएगा, एक बार यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने 25 पे इसको किया, 8 72 10 की पावर 9 और 2 10⁻11 -6 और -6 -12 ये कितना हुआ 72 इंटू 10 की पावर -1 मीन 7.2 न्यूटन। अब पूछा गया है, ये तो वन पार्ट कंप्लीट हुआ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं, फोर्स वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट यहाँ चेंज होने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होंगे वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, आंसर आपका चला आएगा। यहाँ पर फोर्स वही है, लेकिन साथ में अगर इसके कैप लगा दें, मतलब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, 2 से 1 2 मीन्स 2 से 1 7.2 न्यूटन मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन को हम यहाँ से जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या रिजल्ट आएगा उसकी फॉर्म में लिख देते हैं इसको, 7.2 न्यूटन इंटू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड R21 क्या आएगा 7.2, R21 क्या आएगा वेक्टर मतलब 2 - 1, तो ये आएगा 3, यहाँ से 3 आई कैप प्लस 4 - 0 4 जे कैप, और ये तो के कैप जो हो 0 ही हो जाना है, कोई कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी इसका हमने निकाला था, क्या आया था 5, तो ये इसका आंसर आ जाए 3/5, अलग से भी लिख सकते हो। तो ये इसका कंबाइंड रिजल्ट रहेगा।
अब अगर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पूछा जाए तो बी ड्यू टू ए, फोर्स मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, 1 2 हो जाएगा। तो अब 1 से 2, यहाँ से 1 में से 2 को माइनस करो, 1 में से 4 को माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस का 3 आई कैप, 0 माइनस 4 माइनस का 4 जे कैप डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये इस टाइप से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ।